एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 9th का हिस्ट्री सेकंड चैप्टर। ओके, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। हम स्टार्ट करेंगे सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। ओके, अभी तक जिसने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, आप सबसे पहले उसे करना। उसके बाद से, क्योंकि आपको जो भी इस चैप्टर के बारे में या फिर डिटेल्स यानी या प्रीवियस चैप्टर जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमने देखा था, आप वो इजीली देख सकते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। ये जो चैप्टर है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। हम इसे दो पार्ट्स में कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सोसाइटी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने पढ़ा था ना, अगर आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं पढ़ा होगा तो आप जाके मेरे वीडियोस में सर्च करना, आपको वो मिल जाएगा पूरे चैप्टर का इजीली। मतलब आप एक समराइजेशन आप वहाँ पे देख सकते हो। ओके, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो सोसाइटी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से होके जो ग्रो करके वो आई यहाँ पे, तो यूरोप में उसका जब इफ़ेक्ट पड़ा तो वो सोसाइटी जो डेवलप हो रही थी उस वहाँ पे जो 3 स्टेट्स कैटेगराइज किए गए थे ना, इसमें भी कुछ ऐसे आपको कैटेगरीज मिलेंगी, तो वो हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो सोशल चेंजेस हुए यूरोप में हम उसको देखते हैं। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो मतलब कि मैंने जब वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी पढ़ाया तो उसमें मैंने बताया था कि इस टाइम का ये जो रिवॉल्यूशन था ये सब बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ गया पूरे वर्ल्ड अराउंड में। ठीक है, मतलब कि एक पूरी सोसाइटी में एक अलग चेंज लेके आया। पहले जो था ये मोनार्की वगैरह सब लोग, मतलब राजा उनकी प्रजा वो चलाएं, वो सारे टैक्सेस लगाएं और ये सारी चीज़ें हो, तो ये जो थी चीज़ें वो धीरे धीरे करके लोगों पे बहुत बर्डन जैसी लगती थी। ठीक है, और अभी के टाइम में क्या हुआ, लोग उसको फेवर नहीं करते थे, तो अब उनके पास भी ऑप्शंस हैं कि वो ग्रो कर सकते, वो अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक है, उनको राइट्स है कि वोट कर दे सकते हैं, मतलब कि वोटिंग राइट्स भी उनके लिए हैं, अवेलेबल हैं। एक ऐसा ग्रुप नहीं कि एक सोसाइटी को बना दिया गया, ठीक है, कि आप मतलब एक बहुत अच्छे फैमिली से आप बिलोंग कर रहे हो तो फिर आपको मतलब राइट्स मिलेंगे आपके पास ऐसे से। तो ये जो प्रिविलेजेस मिलते थे ना, तो वो सब भी धीरे धीरे क्या करके ख़त्म किया गया। 18th सेंचुरी सोसाइटी वॉज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू स्टेट्स एंड ऑर्डर्स। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स थे, उनके अलग अलग कैटेगरीज थी, उसमें लोग रहते थे, उनको अच्छे मतलब कह लो तो कि एग्जम्पशंस मिलते थे टैक्स से। टैक्स का एग्जम्पशन मतलब क्या, कि उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। ठीक है, जो भी इकोनॉमिक और सोशल पार्ट्स हैं वो कुछ चर्च कंट्रोल करता था। फिर थोड़ा सा रिवॉल्यूशन आया जब अलग अलग लोग बोले कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो चीज़ें हटाई गई। तो फिर क्या हुआ, वो पावर वो कंट्रोल जो है अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हो गया। अब देखो, द एज ऑफ सोशल चेंज, द सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस that took place all over Europe can be traced to the French Revolution, but not everyone in Europe wanted a complete transformation of society। जो जैसा मैंने बताया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था वो एक यूरोप में भी बहुत अच्छा पॉलिटिकल चेंज लेके आया। ठीक है, और लेकिन जो भी चीज़ें चेंज हो रही थी तो सब लोग उसके फेवर में थे, फेवर में नहीं थे। मतलब क्या, कि सब लोग वो चेंज नहीं चाहते थे। Some were conservatives, other were liberals and radicals। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज हैं जो मानते थे ऐसा कि अलग अलग कैटेगरीज, जैसे उसमें स्टेट्स बटे थे उस यहाँ पे 3 ऐसे डिवाइड हुए, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। इनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे डीप पे कि ये क्या थे, कौन सी कैटेगरी थी, ऐसे जितने लोग थे वो क्या मानते थे, उनका मानना क्या था कि सोसाइटी में किस तरह के पॉलिटिकल चेंजेस हों। ठीक है, इक्वलिटी एंड fraternity become inspiring ideal and motivated political movement in the world in 19th and 20th century। दोनों सेंचुरी में बहुत ही अच्छा खासा एक कह लो तो वर्ल्ड के लिए हमारे लिए एक पॉलिटिकल मूव हुआ, एक अलग मूवमेंट हुआ, चेंज हुआ, जो कि लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी था। ओके, आगे देखते हैं लिबरल्स एंड रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव। सबसे पहले हम लिबरल्स की बात करते हैं। तो जब भी हम लिबरल्स की बात करते हैं, लिबरलिटी या लिबरल बात करते हैं, तो मतलब क्या कि फ्रीडम। ठीक है, मतलब कि आप कर सकते हो, आपके फेवर में कई चीज़ें हो, कंट्रोल में हो, आप अपने हक के लिए आपको लड़ना ना पड़े। ठीक है, जो बेसिक चीज़ें आपको मिलनी हैं उससे आप मतलब आपको मना ना किया जाए कि आप नहीं, आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हो।
वन ऑफ द ग्रुप विच लुक टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। तो इन्हीं ग्रुप्स में कुछ ऐसे लोग थे जिनको हम लिबरल्स बोलते थे। अब ये क्या थे, आगे देखते हैं। दे वॉन्टेड अ नेशन विच सपोर्ट ऑल रिलीजन्स। वो एक ऐसा नेशन चाहते थे कि जो सारे रिलीजन्स को सपोर्ट करे, एक ऐसा कैटेगराइज ना कर दे कि जितनी प्रिविलेजेस हैं उस सोसाइटी को मिलेंगी या उस पर्टिकुलर ग्रुप को मिलेगा। इन 19th and 20th सेंचुरी यूरोपियन स्टेट जनरली डिस्क्रिमिनेटेड इन फेवर ऑफ वन रिलीजन और अनदर। ठीक है, उस टाइम में था कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। इसके पहले भी हमने पढ़ा है ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, उसमें कास्ट और कास्टिसिज्म वगैरह था। तो ये चीज़ें ना हमारी सोसाइटी को बहुत गलत तरीके से इम्पैक्ट करती हैं। तो इस वाले जो जितने लिबरल्स थे उनका मानना था क्या कि हमें यहाँ पे एक ऐसी सोसाइटी चाहिए, एक ऐसा पॉलिटिकल मूवमेंट चाहिए जिसमें सारे रिलीजन्स का हक हो, सब लोग अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ ले सकते हैं और दे भी सकते हैं। ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर्ड द कैथोलिक चर्च। अब देखो ये सारी चीज़ें बस डिस्क्रिप्शन में बताई गई कि कहाँ कहाँ पे कौन सी कैटेगरी के लोग, कौन से कास्ट के लोगों को फेवर किया जाता था। दे ऑल्सो अपोज अनरिस्ट्रिक्टेड एब्सोल्यूट पावर ऑफ द मोनार्क सिस्टम जो था वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में ही बहुत सारे ऐसे लोग थे ना जो उनके फेवर में नहीं थे। ठीक है, तभी तो एक अलग जो सोसाइटी बनी थी वो उन लोग की अलग मीटिंग्स होती थी। वो लोग बोलते थे कि हमारे हक के लिए कौन लड़े, क्योंकि जब जितनी ये आप लोग अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, मतलब इतना टैक्स का बर्डन है, ये सारी चीज़ें हम लोग पे, और जो बहुत कैपेबल है उस चीज़ के लिए उनको आप उस चीज़ से एग्जम्प्ट कर रखे हो, आप उससे प्रिविलेज उनको दे रहे हो, मतलब जितने प्रिविलेजेस हैं आप उनको दे रहे हो, वो उतने प्रिविलेजेस के साथ ही पैदा होते हैं। ठीक है, तो हमें ये ऐसा नहीं चाहिए, ये चीज़ चेंज होनी चाहिए। दे फेवर्ड रिलीजियस टॉलरेंस एंड वांटेड टू सेफगार्ड इंडिविजुअल राइट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट्स। ठीक है, वो गवर्नमेंट से बस ये मांगते थे कि एक हमारा एक ऐसा सरकार हो जो सबके बारे में सोचे, सबके इंडिविजुअल राइट्स के बारे में सोचे, जो हमारे सेफगार्ड के लिए, जो हमारे हक के लिए भी खड़ा हो सके। दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव एंड इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। और उस टाइम में पार्लियामेंट का भी था कि इसकी नीड है, वो हमारा एज अ सेफगार्ड हमारा जो है कह लो तो वो लोग रोल प्ले करेंगे, वो हमारे लिए लड़ेंगे, हमारे हक के लिए लड़ेंगे और हमें हमारा हक दिला के रहेंगे। ठीक है, तो वो फेवर करते थे इस चीज़ के बारे में। दे फेवर्ड अ वेल ट्रेन्ड जुडिशरी दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूल्स एंड ऑफिशियल्स। ठीक है, मतलब क्या कि उसका किसी पे प्रेशर ना हो, कोई बर्डन ना हो, एक ऐसी जुडिशरी चाहिए हमें, एक ऐसा जो सबके लिए डिसाइड करे और उसके ऊपर किसी का बर्डन ना हो, किसी का प्रेशर ना हो कि नहीं यू आर बिलोंग टू दिस कैटेगरी, सो आपको ये प्रिविलेजेस मिलेंगी और आपको नहीं मिलेंगी, ये सारी चीज़ें। वो बिल्कुल फ्री हो ये चीज़ सोचने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है, हमें सिर्फ जिसको जो नीड है उसको पूरा करना है। ठीक है, अब देखो दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। बस इन लोग में ये जो प्रॉब्लम थी वो डेमोक्रेटिक नहीं थे। ठीक है, एंड डिड नॉट फेवर यूनिवर्सल एडर फ्रेंचाइज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट। ठीक है, वो ये इतना मतलब उनका कह लो तो ये माइंड ग्रो नहीं किया था उस टाइम में कि मतलब ये चीज़ें भी इम्प्रूव कर सके। वो इस चीज़ के फेवर में नहीं थे कि मतलब सारे सिटीजन्स को वोट करने का राइट दिया जाए। ठीक है, दे वांटेड वोटिंग राइट्स टू बी गिवन ओनली टू मेन नॉट टू वुमेन। ठीक है, उस टाइम में भी ये था कि जितने मेन हैं, जितने आदमी हैं वो सारे लोग वोट कर सकते हैं, जितनी औरतें हैं वो वोट नहीं करेंगी। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट देखते हैं रेडिकल्स के बारे में। मतलब रेडिकल्स की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में आता है बिल्कुल एक्सट्रीम, और इन्होंने कुछ एक्सट्रीम किया भी था। ठीक है, दे सपोर्टेड वुमेन्स राइट एंड ऑर्गेनाइज द वेरियस सफ्रेगेटेड मूवमेंट्स। ठीक है, मतलब क्या कि ये अब यहाँ पे ये लोग थे कि ऐसी कैटेगरी थी कि ये उस चीज़ से डिनाई कर रहे थे कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना है, आप राइट्स दो तो सबको दो, यानी कि आप वुमेन्स को भी इंक्लूड करो। Radicals wanted a nation in which the government was based on the majority of a country's population। और वो क्या चाहते थे कि हमारा नेशन ऐसा हो, इसमें एक ऐसी सरकार हो, ऐसा गवर्नमेंट हो जिसको कौन चुने, जो हमारी पॉपुलेशन जिसको चुने।
ठीक है, उसकी मेजॉरिटी के साथ ही वो जिसको वोट करेंगे वही हमारा गवर्नमेंट होगा, वही हमारे रूल्स बनाएगा, वही एज अ सेफगार्ड प्ले करेगा। ठीक है, रेडिकल्स अपोज टू प्रिविलेजेस ऑफ द वेल्दी लैंड ओनर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। ठीक है, उन्हें पर्सनल ये जितना मतलब जो पर्सनल लैंड और प्रॉपर्टी ये सब चीज़ें ओन प्रॉपर्टी है उससे कोई दिक्कत नहीं थी, उनको प्रॉब्लम उन लैंड ओनर्स से थी जिनको प्रिविलेजेस मिलते थे, जो प्रिविलेज के साथ ही पैदा होते थे, मतलब उनकी पूछते कि आप इस कैटेगरी से हो तो आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलेंगी, तो उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम था। तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ को हटाओ। They were not against the existence of private property, ठीक है, but dislike the concentration of it in the hands of few people। लेकिन अब प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बस कुछ लोगों के हाथ में हो, कुछ लोगों के हक में हो, वो ही सिर्फ ग्रो कर सकते हैं, बना सकते हैं, इस चीज़ के भी फेवर में वो नहीं थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है थर्ड कैटेगरी जो है हमारी, वो है कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव जो थे दे वर अपोज्ड व्यू ऑफ रेडिकल्स एंड लिबरल्स। वो रेडिकल्स और लिबरल्स ये दोनों इन दोनों लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू था उनसे बिल्कुल डिफरेंट, ये उनके अपोजिट साइड में थे। इन द 18th सेंचुरी कंजर्वेटिव्स हैड बीन जनरली अपोज टू द आइडिया ऑफ चेंज। ठीक है, 18th सेंचुरी में भी जब उस टाइम में बातें हो रही थी, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद से सारे चेंजेस हुए, तो उस टाइम में भी ये लोग बहुत सारे चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, वो उस चीज़ से अग्री नहीं थे। बट आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन कंजर्वेटिव्स फेल्ट द नीड फॉर चेंज। लेकिन जैसे जैसे ही टाइम बीता तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसे वो जो भी लोग आए मतलब अपनी अपनी जो रूसो वगैरह आए थे, अपने अपने व्यूज़ दिए, तो इन लोगों का दिमाग थोड़ा बहुत खुला, तब उन लोग को फील हुआ कि हाँ हमारी सोसाइटी को चेंज चाहिए। By the 19th century, conservatives accepted that some change was necessary but believed that past had to be respected। ठीक है, वो माने कि चलो ठीक है कुछ चेंजेस तो होने ही चाहिए और सही भी है हमारी सोसाइटी के लिए, लेकिन हमें जो पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं, जो रूल्स चले जा रहे हैं, हमें उसको नहीं भूलना चाहिए, वो भी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और उस चीज़ों के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। ठीक, दे आर डूइंग पॉलिटिकल चेंज। अब देखो मतलब क्या, ये जो तीनों है ना, ये आपके कोई इकोनॉमिक चेंजेस के बारे में बात नहीं कर रहे थे। जैसे इससे जो इन लोग की जो डिसीजंस हैं जिस फेवर में ये लोग हैं, इसमें हमारा इकोनॉमी नहीं चेंज हो रहा, यहाँ पे जो बात हो रही है वो सिर्फ पॉलिटिकल चेंज की बात हो रही है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। उस टाइम में अब देखो पॉलिटिकल ट्रेंड तो था ही कि नया टाइम आ रहा है, फिर पॉलिटिकल चेंज तो हो रहा था, उस चेंजेस की वजह से कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट हमारी इकोनॉमिक पे भी पड़ रहा था, हमारी इकोनॉमी पे भी हो रहा था। ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन न्यू सिटीज़, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब आया, इंडस्ट्री जब सेटअप करना स्टार्ट हुआ, तो हमारी इकोनॉमी भी धीरे धीरे ग्रोथ हो गई, नए नए शहर बने, नई इंडस्ट्रीज़ बनी, अलग रीजन्स मतलब समझो कि जिसमें रेलवे लाइंस प्रोवाइड हो जा रही थी जिस कंट्रीज़ में, वो बहुत जल्दी से डेवलप करता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे अलग अलग जगहों से लेबर वगैरह आ रहे थे, लेबर्स मिलते थे, मेन वुमेन चिल्ड्रन सब, जो कि काम करते थे, जो हेल्प कराते थे। दूर दूर ऐसी ऐसी जगहों पे वो लोग बाई ट्रेन जाते थे, और ये मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पे लोग वर्कर्स नहीं मिलते थे, वहाँ पे जो प्रोडक्शन लेवल था वो बहुत ही कम होता जाता था, बहुत वीक होते जाता था। और इस टाइम में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, नई नई इंडस्ट्रीज़ का जब सेटअप हुआ, तो अलग अलग जगहों से सारे लेबर्स, क्योंकि उस टाइम में पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा थी, और मतलब क्या कि बहुत कम वेजेस पे भी लोग रेडी हो गए थे काम करने के लिए। ठीक है, तो बहुत लो पेड वर्कर्स मिल जाते थे। और हाँ, यहाँ पे चिल्ड्रंस मतलब कि चाइल्ड लेबर भी था उस टाइम में। इतना ये नहीं था कि हमें चाइल्ड लेबर नहीं कराना चाहिए, क्या उस टाइम में बस ये था कि हमारी इकोनॉमी को कैसे बढ़ाना है। ओके, उस टाइम बट स्टिल द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन। लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद में हमारी जो ये है कह लो तो पॉपुलेशन ग्रो कर गई थी उस टाइम में, कि जो भी इंडस्ट्री सेटअप हुई या फिर नई सेटअप हुई, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो आया, उस टाइम में भी अभी कई लोग ऐसे बच गए थे जो अनएम्प्लॉयड थे।
पीपल वर फोर्स टू एक्सेप्ट लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड पुअर वेजेस। और बताया मैंने कि जैसे कि ऐसा सिचुएशन था कि नॉर्मल जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ थी वो भी पूरी नहीं हो पा रही थी, तो बहुत लो पेड मतलब कि उनकी वेजेस बहुत कम थी, उस पर भी वो रेडी हो जा रहे थे काम करने के लिए। इसीलिए अपने हस्बैंड, अपने बच्चे, मतलब सारे उस टाइम में इंडस्ट्रियल ग्रोथ में लग गए थे। तो धीरे धीरे कुछ चेंज तो वो, जैसे कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट में देखें तो ये रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स जो चेंज किए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हमारी हुई। ठीक है, अब देखते हैं कि जो ये लिबरल्स और रेडिकल्स थे वो आगे क्या क्या चीज़ें किए, क्या ऐसा चेंज किए कि ये वाला रिवॉल्यूशन आया और सीधे ये कहाँ पहुँच गया, द रशियन रिवॉल्यूशन पे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा कि नेशनलिज्म, लिबरल्स एंड रेडिकल्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे और ये कैसे सोशलिज्म आया हमारे यूरोप में, कैसे वो डेवलप किया, सोसाइटी कैसे डेवलप हुई, सब लोग कैसे फेवर में आए, ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।